बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर अपने उरूज पे है और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पूरी दुनिया उसका मुकाबला कर रही है। करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी ये तादाद जो है वो 4,58,968 तक पहुंच चुकी है। 9,000 से ज़ायद अमवात भी हो चुकी हैं। तो एक तरफ जो कोरोना है उससे पूरी दुनिया दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। बरतानिया में एक नए वायरस की इत्तला है, जिसके बाद अब वहां पे पूरी दुनिया की जो एयरलाइंस हैं उनका भी राब्ता मुनक़ता हो गया है, बंद हो गई है तमाम सरहदें उसकी। और इस तरह से यूरोप के अंदर भी पाबंदियां जो है वो लगाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि कोरोना वायरस की ये दूसरी वेव उसी तरह से खतरनाक है जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी एक्टिविटी है वो किसी तौर भी कम नहीं हो रही और ना ही उसकी वो देखने को मिल रही है। हुकूमत कहती है कि जब तक लॉकडाउन या जिस तरह की सिचुएशन है, सिर्फ लॉकडाउन की वो बात नहीं करे, एहतियात की बात कर रहे हैं, वो नहीं होता तब तक कोई भी इसका असर नहीं होगा। अपोजिशन अपनी बात पे कायम है। वो ये कहती है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो माशी सूरत हाल है, अगर उसका मुकाबला ये हुकूमत नहीं कर पा रही तो सड़कों पर निकलना ही होगा। तो बहरहाल ये बहस चल रही है। इस दौरान हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत ने नहीं, 7 ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो भी अनाउंस कर दिए और 16 फरवरी और 19 फरवरी को कौमी और सूबाई असम्बली की जो 7 नशिस्तें हैं उसके ऊपर इंतखाबात होंगे। अब ये जो इंतखाबात हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि एक तरफ फरवरी के अंदर ये इंतखाबात हैं जिसमें कि आज जो इलेक्शन कमीशन ने अलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने ये बता दिया है कि 10 फरवरी के बाद सेनेट इंतखाबात हो सकते हैं। 11 मार्च तक जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर होंगे। तो अगर 16 और 19 को कौमी और सूबाई असम्बलियों के नशिस्तों के इंतखाबात हैं तो जाहिर है कि 20 के बाद ही 2 दिन लगते हैं नोटिफिकेशन को। 22 के बाद तकरीबन कहा जा सकता है कि सेनेट इंतखाबात के ऊपर जो है वो कार्रवाई आ सकती है। हो सकता है उससे पहले स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन आज जो कहा गया उसके मुताबिक ये है कि 10 फरवरी के बाद इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन ये 7 नशिस्तों के इंतखाबात भी जरूरी हैं। अब अपोजिशन इसके ऊपर इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि अपोजिशन मुस्तकिल कह रही है कि वो बायकॉट या फिर दूसरी तरफ इस्तीफों की सूरत हाल बन रही है, लॉन्ग मार्च करेंगे। आज भी बिलावल साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च जरूर होगा और उसके लिए तैयारी पकड़ ली जाए, क्योंकि अब वो इस्तीफा लेके ही, बल्कि छीन के लेके जाएंगे वजीर आजम से इस्तीफा। क्या कहा बिलावल साहब ने लाहौर में, जरा सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। ये पीडीएम का कार्ड है, वो अपना कार्ड अपने मर्जी के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन ये कार्ड हम जरूर खेलेंगे। अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंच के इससे इस्तीफा छीन के रहेंगे। पीडीएम कोई डायलॉग नहीं चल रहा हुकूमत के साथ। डायलॉग का वक्त चला, अब बात तब होगा जब ये वजीर आजम चलेगा। जबरदस्ती से हुकूमत आज तक खड़ा है, जबरदस्ती उनके इत्तेहादी साथ जोड़े हुए हैं। जो सीक्रेट बैलेट है, ताकि वो तो जो उनको प्रेशर करने की कोशिश करेंगे वो उस दबाव में ना आए। ये तो नालायक है ना, हमारा कोच तो नालायक नहीं है। उनको तो पता है कि उनको आइन को अमल करना है। जब वजीर आजम जाएगा और कहेगा कि मैंने शो ऑफ हैंड से करवाना है, कोर्ट उनको जवाब देगा कि आइन पढ़ो, आइन में क्या लिखा है। इस्तीफा छीन के लेंगे और इस्लामाबाद आएंगे और इसके बाद जाहिर है कि उन्होंने कहा कामयाब लौटेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो ऐसे लगता है कि उसने तय कर लिया है कि किसी तौर पे भी अपोजिशन को इंगेज नहीं करना। आज भी जो तर्जुमानों का इजलास था उसमें वजीर आजम ने हिदायत दी हैं कि जारहाना पॉलिसी इख्तियार करें और खास करके वो जो 34 पॉइंट्स थे अपोजिशन की तरफ से जो पेश किए गए थे फैटफ कवानीन की तब्दीली के मौके पर, उस पर उन्होंने कहा कि ये एनआरओ है और जाके अवाम को बताएं। जिसके बाद शिबली फराज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये पढ़ के सुनाए वो नुकात के कितने इंपॉर्टेंट थे और क्यों उसको एनआरओ कहा जा रहा है। बहरहाल वो एनआरओ थे या नहीं इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज लॉन्ग मार्च की चूंकि बात हो रही है तो वजीर दाखिला ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना समेत 20 के करीब जो सियासतदान हैं वो थ्रेट अलर्ट पे हैं, थ्रेट लिस्ट पे हैं और उनको अलर्ट भेज दिया गया है। क्या कहा है शेख रशीद साहब ने, जरा सुनिएगा। 20 लोग हैं जिनको लाइफ थ्रेट है। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, जिसमें 4-5 सियासतदान, 2-3 अपोजिशन के हैं। उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं। उनको हाई अलर्ट जारी किया गया, बताया गया कि अपनी हिफाजत करें। खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, जिनको हाई अलर्ट के बारे में इन्फॉर्म किया गया है।
सो अब वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का नाम भी शामिल है। उन्होंने स्पेसिफिकली उनका नाम क्यों मेंशन किया है? क्या वाकई कोई थ्रेट है, या इस थ्रेट के बाद लॉन्ग मार्च पे भी कोई असरात मुरतब होंगे, या अपोजिशन डर जाएगी, या अपोजिशन को डराया जा रहा है? दोनों को इस मामले के इस तनाजुर से देखा जा रहा है, स्टेटमेंट को। बहरहाल असल सूरत हाल क्या हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे बहुत दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी के, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि साबिक वजीर भी रहे हैं, वजीर दिफा, वजीर खारजा भी, और PMLN से इनका ताल्लुक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं फवाद चौधरी साहब आपसे ही आगाज करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो थ्रेट अलर्ट की बात हो रही है और सेनेट इंतखाबात की बात हो रही है, इसके ऊपर आपके और मुज़ाकरात की बात हो रही है। तो आपने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो जाएंगे और कोई मसला नहीं है, ये मामला जो हैं वो हल की तरफ जा रहे हैं। क्यों आपको यकीन था, जबकि आज जो हमने मीटिंग्स देखी हैं, लगता है ऐसे है कि हुकूमत अपोजिशन को बिल्कुल इंगेज नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हुकूमत ने तो बड़ा वाज़े एक नुक्ता नज़र रखा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा ये कंसिस्टेंटली बात की है, और पहले भी बात की है, उस दिन उन्होंने इंटरव्यू में भी बात की है कि हम अपोजिशन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। सिर्फ बातचीत जो है, वो जो केसेस है उसके ऊपर बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि अपोजिशन का जो एक मुतालबा रहता है वो ये रहता है कि आप हमारे केसेस में रिलीफ का एहतमाम करें। तो जाहिर है कि हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक वाज़ेह नुक्ता नज़र है उसके ऊपर बातचीत के अलावा अभी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जिसकी तरफ आपने अभी अपने बताइए में भी जिक्र किया, हम सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए अपोजिशन के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं। हमने उनको रखा भी है मामला। बाकी देखिए, ये जो तस्वीरें दिखाती है ना बिलावल साहब की या मरियम बीबी वगैरह के, ये तो फैसले की पोजीशन में तो नहीं है अपनी पार्टीज में। ये तो सिर्फ जो वालिदैन हैं उनसे तकरीरें करने के लिए इस तौर पे सामने आते हैं। फैसले तो है साहब ने आपकी फवाद, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, मेरा ख्याल है ये एडजस्ट कर लेते हैं अभी। प्लीज एडजस्ट कीजिए, जरा ऑडियो समझ में नहीं आ रही। खुर्रम साहब, आपके पास अगर मैं आऊं, जैसे अभी आगाज किया कि अपोजिशन को इंगेज हुकूमत करना चाहती है, लेकिन अभी आपने देखा जो आज बिलावल साहब ने कहा है, आपकी जमात भी ये मुस्तकिल कह रही है, PDM भी कह रही है, वो कह रहे हैं जी इस्तीफे के बाद बातचीत होगी। कैसे आप इस्तीफा लेंगे, ये एक अहम सवाल है जो कि बार बार उठाया जा रहा है। ये एक तो पाकिस्तान में लॉन्ग मार्चों की तहरीक है और उसकी एक हिस्ट्री है कि 1992 में जब शहीद बेनजीर भुट्टो ने PMLN की गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च किया, उस वक्त लगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ठीक 3 महीने बाद हुकूमत को जाना पड़ गया। फिर 1996 में आपको याद होगा जमात इस्लामी ने एक मार्च किया था मोहतरमा की हुकूमत के खिलाफ। उस वक्त तो कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने बाद हुकूमत को जाना पड़ गया। इसी तरह जो है 2009 में मियां नवाज शरीफ ने लाहौर से मार्च शुरू किया और गुजरांवाला तक उनका मकसद हल हो गया, जो वो चाहते थे कि अदलिया बहाल हो जाए। तो ये तारीख है। बाकी इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च नाकाम था। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मगर इन सारी तहरीकों की कामयाबी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी था, लाइक इट और नॉट। तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपकी साइड पे, तो बकौल आपके अपोजिशन के, आपकी साइड पे नजर नहीं आती, बल्कि आपके जो मुतालबात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। हमारा तो पूरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत और हाकमियत में जो मावराए आइन मुदाखलत है उसको बंद किया जाए, उसको रोका जाए। और जिसकी वजह से आपने देखा है कि 2018 में जो इंतखाबात हुए वहां अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी है वो हर लिहाज से अब नाकाम हो चुकी है। यानी आज जब मोहतरम वजीर इत्तलात ने वो 36 नुकात को दोबारा उर्दू तर्जमा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इससे एहसास हुआ कि वो हुकूमत जो बेबस है, 16 महीनों से पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई 10% से ज्यादा है। नवंबर में 13% थी शहरों में, 16% थी देहात में। तो वो नाकाम है, और वो जो उनकी माफिया की सरपरस्ती है वो उसी तरह जारी है। आटे के बाद, चीनी के बाद, दवाइयों के बाद, पेट्रोल के बाद, LNG के बाद
अब पिछले 2 दिन में घी की फी किलो कीमत में 30 रुपए इजाफा हो गया है, हालांकि कोई बुरान नहीं है। तो वो माफिया की सरपरस्ती एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ हाकमियत का एक जनाजा है जो हमें नजर आ रहा है। और फॉरेन पॉलिसी का कोलैप्स अलहदा है कि अभी जो वजीर खारजा मोहतरम तशरीफ ले गए थे मुत्तहिदा अरब इमारात, उनका जो इलामिया जारी किया गया है उसमें कहीं वीजों का जिक्र नहीं है कि हम वीजे बहाल कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये जो इश्यूज हैं ये बड़े संजीदा हैं और इसके लिए हमने वो सब अपनी जगह पे खुरम साहब आपकी बात दुरुस्त है कि जाहिर है बहुत सारे बहरान हैं, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वजीर आजम से कैसे इस्तीफा लेने में कामयाब होंगे? मतलब ये बहुत एक अहम सवाल है जो हम तकरीबन रोज उठाते हैं कि आप आएंगे यहाँ बैठ जाएंगे और आप कहेंगे वजीर आजम इस्तीफा दे दे, तो ये काम तो वो भी कर चुके हैं, वो तो इस्तीफा नहीं लेके जा सके थे। पाकिस्तान के जो गरीब हैं उनके का गला काट कर रख दिया है और हमें कोई प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा कि आने वाले महीनों में कोई हालात बेहतर होंगे। इसलिए बेहतर और जमहूरी तरीका यह है कि वजीर आजम जो हैं अपनी नाकामी को तस्लीम करें और अगर तो उन्होंने इंतजार करना है अवामी गैज़ो गजब का और एक लॉन्ग मार्च का तो कर लें, लेकिन उन्हें मुस्ताफी होकर जो बेहतरीन जमहूरी तरीका है पाकिस्तान के अवाम को मौका दिया जाए कि वो बगैर मावराए आइन मुदाखलत वाले इंतखाबात में अपनी आने वाली हुकूमतों का इंतखाब कर सकें, क्योंकि यहां सिर्फ क्राइसिस इकोनॉमी का भी है, फॉरेन पॉलिसी का भी है, लेकिन उसके साथ ही जमहूरियत का भी क्राइसिस है कि MNA अली वजीर को तो आप हथकड़ी लगाते हैं लेकिन एहसानुल एहसान जो है वो फरार हो जाते हैं। बाबर सत्तार साहब जिनको आज पार्लिमानी कमीशन ने नामजद किया है हाई कोर्ट के जज के लिए, उनकी वाहिद मुदाखलत हुकूमती वजीर ने की है। और हम जो देख रहे हैं कि बनी गाला का जो घर है उसको 25 साल के बाद रेगुलराइज करा लिया गया है। तो हमारा तो मुतालबा ये भी होगा कि वो तमाम लोग जिनके घर हजारों घर गिराए हैं इस हुकूमत ने पूरे मुल्क में, उनको भी मौका दिया जाए कि वो 106 रुपए फी स्क्वायर की बुनियाद पर अपनी झोंपड़ियों को रेगुलराइज करा ले। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाहिर है कि आज ये मसला बना हुआ है, लेकिन फवाद साहब लॉन्ग मार्च अपोजिशन कहती है, बिलावल साहब कहते हैं, अभी खुरम साहब ने फरमाया कि जब लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो हुकूमत को जाना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च की तारीख तो यही बताती रही है, बेशक उसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है दूसरी साइड पे रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर दबाव बढ़ता है तो हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो खुरम दस्तगीर साहब का, मुझे अपनी एक को वापस आ रही है अगर काइंडली मुझे करें। जी ये प्लीज ठीक करें, एडजस्ट करें। जी पहली बात तो यह है कि आपने इनको बिल्कुल खुरम दस्तगीर को सही तौर के ऊपर करेक्ट किया कि जो भी लॉन्ग मार्चेज हैं वो मिसालें दे रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के स्पॉन्सर्ड लॉन्ग मार्चेज थे। और जब भी वो लॉन्ग मार्च हुए वो तो बुनियादी तौर के ऊपर साजिश थी हुकूमत के खिलाफ। और अल्हम्दुलिल्लाह खुरम दस्तगीर साहब को इसलिए भी याद होना चाहिए कि ज्यादातर जो साजिशें हुई जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ उनमें नवाज शरीफ और PMLN जो है वो ना सिर्फ ये कि शामिल थी बल्कि वो उनका बदायज़ हिस्सा थी और उनके साथ मिलकर ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजिशें की गई। अब ये जो मामला है कि इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी वही का हो रहा है जो कि पहले PMLN की हिस्ट्री रही है, यानी मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ मिलकर साजिशें करना। फर्क सिर्फ इस बार ये है कि फौज जो है और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। अदरवाइज तो देखिए ना, बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है PMLN की कि फौज एक सियासी किरदार अदा करे, हुकूमत को घर भेजे, हमें हुकूमत में लेके आए और फिर न्यूट्रल हो जाए। यानी जो सारी तहरीक है वो इसके लिए चलाई जा रही है और तो इसका दायरा कोई टुकड़ी बन गई। अदरवाइज तो जो पार्लिमा आइन है वो बड़ा वाज़ेह है। आप आइन के अंदर वो नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे और आप अपनी जो है हुकूमत बदल सकते हैं, अदरवाइज तो हुकूमत नहीं बदल सकते। दूसरी बात जो इन्होंने बात की है बनी गाला की घर की, बनी गाला के घर का मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो ये था कि जब PM का घर बना था यहाँ पे उस वक्त CDA की रेगुलेशन भी वहां पर नहीं थी। CDA ने तो अभी रेगुलेशन वहां पे एक्सटेंड की खुद इमरान खान की पिटीशन के ऊपर, तो पुराने घर तो जो है वो रेगुलराइज ही होने थे ना, और उनको क्या करते। तीसरी बात यह है कि जो इस वक्त रिस्पॉन्स लाखों की बातें करते हैं, लाखों लोग तो ये लाहौर में जमा नहीं कर सके। 20-25 हजार का जलसा करके लाहौर में जो ये बेइज्जत हुए हैं, उसके बाद अगर इनको शौक है लॉन्ग मार्च करने का तो लॉन्ग मार्च भी कर लें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं आपको पहले ही अर्ज कर रहा था
जो आपने पहले मुझसे सवाल पूछा था ना कि मुज़ाकरात वगैरह, ये तो बिलावल भुट्टो हो गए या मरियम नवाज हो गई, ये तो शो पीस है ना अपने अपने अबुओं के। इनका जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में फैसले ये तो नहीं कर रहे, फैसले तो कर रहे हैं नवाज शरीफ कर रहे हैं, जरदारी साहब कर रहे हैं, और पीछे बैठे हुए वो लोग इन कठपुतलियों को चला रहे हैं। जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात उनसे करेंगे, इनसे क्यों मुज़ाकरात होंगे? अच्छा, फवाद साहब आपने जैसे बात की कठपुतलियां इनको चला रही है, साहब वगैरह जो है आपने ये इनके सामने, वैसे तो अनफॉर्चुनेट है कि पार्टी का कल्चर ये है कि सीनियर लोग भी जो है वो बच्चों के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं, बट स्टिल चले। लेकिन बहरहाल इन्होंने फैसले नहीं करने, जिन्होंने करने हैं वो फैसले उनको पता है कि सिस्टम से बाहर नहीं हुआ जाता और सिस्टम से बाहर नहीं होंगे ये। और ये लॉन्ग मार्च वगैरह कोई नहीं होना। खुरम साहब भी जो है उनको भी मैं तसल्ली देना चाहता हूँ, गुजरांवाला में इनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आराम से अपने अपने घर बैठे हैं। अच्छा, आपने जो एक बात की कि इनको कठपुतलियां चला रही हैं, तो कल परसों प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि कुछ लोग हैं, हमें पता है कि कुछ बैरूने मुल्क लोग हैं जो कि इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका इशारा किसकी तरफ है? देखिए ना, वो तो जाहिर है कि नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, बाकी जो उनका एक पूरा पैराफर्नालिया बाहर बैठा हुआ है, और उनके जो भी ताल्लुकात होंगे वो ताल्लुकात तो जाहिर है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में भी उनके ताल्लुकात होंगे, लेकिन वो तो मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे तो उसका बहरास नॉलेज नहीं है। लेकिन जहां तक मैं अभी आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मरियम नवाज है या बिलावल साहब है, ये फैसला करने की पोजीशन में तो नहीं है ना ही इन्होंने ये फैसला करना है कि इस्तीफे दे रहे या ना दे रहे। फैसला तो या नवाज शरीफ साहब ने करना है या जरदारी साहब ने करना है। ये तो यहाँ पर एक ठीक है, जलसों की रौनक बढ़ाने के लिए ये है, इनकी अपनी तो देखिए ना, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही ये नहीं है कि इस तरह के बड़े बड़े फैसले करेंगे। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद हम जरूर ये दोनों के सामने सवाल रखेंगे कि फिर फैसले होने कहाँ पे हैं। अपोजिशन कहती है हुकूमत से बात नहीं करनी, जाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। हुकूमत जो है वो भी सामने नहीं आके इनसे बात करना चाहती, फिलहाल तो ऐसे ही नजर आ रहा है। लेकिन क्या फिर ये तसादुम की तरफ चीजें बढ़ेंगी? और लॉन्ग मार्च जब शुरू होगा तो सूरत हाल क्या हो सकती है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपोजिशन जो है वो इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करेगी। ये जो खुरम साहब हम बात कर रहे थे, फवाद साहब ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, पहले इस्टेब्लिशमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट्स होती थी तो ये हो जाता था। अभी आपके पास क्या मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट हैं तो मतलूबा नताइज मिल जाएंगे? वो मतलूबा नताइज कैसे मिल जाएंगे आपको शुरू करते ही लॉन्ग मार्च? इसलिए कि सबसे बड़ी मुआवनत तो हुकूमत खुद कर रही है ना। जो हमारे पीडीएम के जलसे हुए हैं या लाहौर वाला जो जलसा था, उसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया हुकूमत ने। पेट्रोल, डीजल और घी सब 3-3 रुपए लीटर या किलो जो थे वो महंगे हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने IMF के प्रेशर में 25% बिजली महंगा करने का जो है वो एग्रीमेंट दे दिया है कि जी आप कर दें महंगी। तो जो, और जिस तरह मैंने कहा, जो फूड इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, 16 महीने से डबल डिजिट्स में है, 10% से ऊपर है। तो ये हुकूमत की तरफ से खुद तोहफे, और ऊपर से जो है जो इन्होंने एक बहुत ही मेला नालायकियां लगाया है LNG में कि वक्त पर खरीदी नहीं, और आपस में अब आके जब ऐन वक्त सर पे पड़ी तो फिर इंतहाई महंगी खरीदी, और वो वक्त पर नहीं आएगी। तो जो गैस का बहरान आ रहा है और ये इश्या खुर्दोनोश की महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, अब घी का भी क्राइसिस आने लगा है। तो ये हुकूमत हमारी खुद मुआवनत कर रही है कि लोग पहले ही सख्त तरीन मुश्किल में है, अजियत में है अपने बच्चों को रोटी खिलाने के मामले में। तो अब वो मजीद जब उनको ये जनवरी का महीना फेस करना पड़ेगा, जब गैस नहीं होगी और फैक्ट्रियां भी बंद होंगी, लोगों के घरों के चूल्हे भी बंद होंगे, तो पाकिस्तान के अवाम खुद बाहर आएंगे। और ये जो तारीख है हमारी वो बड़ी भयानक है और सौदेबाजियों से भरी हुई है। लेकिन ये जो पूरा पीडीएम का मिशन है उसमें तो देखें, हमने तो कहीं नहीं कहा कि हमने नैब लॉ तब्दील करना है या हमें कोई रियायत दें। हमने ये जरूर कहा है कि हम पाकिस्तान की सियासत में से मावराए आइन मुदाखलत खत्म करना चाहते हैं, हम मीडिया को आजाद करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में आइन की अमलदारी कायम करना चाहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल आपका एजेंडा हकूक है उसका एहतराम करना चाहते हैं बिल्कुल। लेकिन उसमें जो अहम सवाल है वो ये कि आपने इस्तीफे भी देने हैं, और इस्तीफे और ये जो लॉन्ग मार्च का टाइम है, ये टाइमिंग भी कुछ मिलती जुलती है आगे पीछे की। इससे पहले जिमनी इंतखाबात भी हैं, वो जिमनी इंतखाबात में भी आप लोग हिस्सा लेंगे। तो फिर एक तरफ जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, दूसरी तरफ आप इस्तीफे देंगे, तो ये खुला तजाद सा नहीं हो जाएगा?
नहीं, देखिए, पीडीएम का हतमी मकसद इस्तीफे देना तो नहीं है। पीडीएम का हतमी मकसद पाकिस्तान में जल्द से जल्द साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात है। उसके रास्ते में ये सब टैक्टिक्स हैं, लॉन्ग मार्च भी है, उसके अंदर इस्तीफे भी हैं, जिसका जो वक्त आएगा उसके मुताबिक वो इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तीफे इन ऑफ इटसेल्फ तो हमारा मकसद नहीं है ना। हमारा मकसद तो यह है कि हमने एक ऐसे जद्दोजहद करनी है जिसके नतीजे में पुरअमन तरीके से पाकिस्तान में नए इंतखाबात हो जाएं और ऐसे इंतखाबात हों जो 2018 का रीरन ना हो, उनके अंदर वाकई अवाम की जो राय है, जो वो वोट डालें, वही बैलेट बक्स से बाहर आए। और अगर आपका लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब नहीं होता खुर्रम साहब, अगर आप लोगों को ले आते हैं हफ्ता 10 दिन, अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हफ्ता बैठ जाए, मैं रिजाइन करने का सोच लूंगा, लेकिन अगर आप हफ्ता नहीं बैठ सकते तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, ये सब जो है ये हाइपोथेटिकल्स हैं, ये कयास आराइयां हैं। अभी जब इस दौरान आपको मालूम है कि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जनवरी में भी हम तो फारिग नहीं बैठ रहे। मरीम नवाज साहिबा भी मुख्तलिफ शहरों में जा रही हैं, वो इंशाल्लाह अभी अगले हफ्ते जो है सिंध में भी जाएंगी, लाड़काना बार में भी जाएंगी, और भी मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से खिताब करेंगी और गुफ्तगू करेंगी। इसी तरह जो है वो 27 का जलसा भी हो रहा है और उसके बाद मजीद भी एक्टिविटी होगी, तो ये एक्टिविटी जारी रहेगी। और सियासत जो है ये, इसके अंदर ये एक नया जो कदम है पीडीएम का, जिसके अंदर ये इक्तदार मकसद नहीं है, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना मकसद नहीं है। मकसद यह है कि 73 साल में जो खराबियां, सौदेबाजियां जिसमें हमारी सब जमातें शामिल रही हैं, उनसे सबक सीख कर इस दलदल से बाहर आ जाए और पाकिस्तान की अगली नस्लों को दलदल से निकालकर एक प्रॉपर फुटिंग के ऊपर डेमोक्रेसी को कायम किया जाए। अब ये फवाद साहब, जाहिर है कि आइडियलिज्म है ये, और होना भी चाहिए। जाहिर है कि आइडियलिज्म के साथ ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अपोजिशन कहती है जी कि तीसरी कुव्वत की जो पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म होनी चाहिए। सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब लेके वो यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात भी हैं जिसमें कि हुकूमत बुलडोज करना चाहती है। आपको पता है, अब आपसे बेहतर कौन जानता है कि नहीं हो सकती शो ऑफ हैंड। उसके बावजूद आप कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स के जरिए हमने इंतखाबात करवाने हैं। फिर वक्त से पहले इंतखाबात कराने का क्या, उसका क्या मकसद है? पहली बात तो यह है कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो एजेंडा बताया है पीडीएम का, ये बड़ा खुशाइंद है। और जो उन्होंने कहा है कि हम सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं और एक सही फुटिंग के ऊपर डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी एक खुशकुन तब्दीली है पीएमएलएन की पॉलिसी में। तो मेरा पहला मशवरा ये होगा खुर्रम दस्तगीर साहब को कि आप बाकी बातें तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि मरियम नवाज शरीफ किस हैसियत में पीएमएलएन को लीड कर रही हैं? क्या ये एक जमहूरी फैसला होगा कि सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें फोन के ऊपर कह दिया है कि बेटा आइंदा से आप जो है वो पीएमएलएन लीड करेंगी, तो वो लीड करना शुरू हो जाए? जब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के बुलंदोबांग दावे करें, हीर साहब ने कर रहे हैं, तो पहली शर्त फिर आपकी ये है कि हम सब जो है वो दूसरों के लिए तो बहुत जबरदस्त जो है वो जज है और अपने बहुत जबरदस्त वकील हैं। मुझे आप बताइए, पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक जमातें इस वक्त डेमोक्रेसी के लिए इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं, उनका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी अपनी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स क्या है? एक को वसीयत के ऊपर पार्टी मिल गई, दूसरे को फोन के ऊपर पार्टी मिल गई, और सारे लोग, सीनियर तरीन लोग दरवाजे के बाहर हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी बीबी साहिबा आप हुक्म कीजिए क्या करना है, सर आप हुक्म कीजिए क्या करना है। जब पॉलिटिकल पार्टीज ही डेमोक्रेटिक नहीं है, वो मुल्क में डेमोक्रेसी की क्या जदोजहद करेंगी? फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सारी की सारी जदोजहद सिर्फ इक्तदार की हवस के लिए है। ये सिर्फ इसके लिए है कि ये 1985 से लेके अब तक जिस तरीके से बरसर इक़्तिदार रहे साजिशों के जरिए, उन्हीं साजिशों के जरिए दोबारा बरसर इक़्तिदार आना चाहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनकी कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, इनकी कोई जमहूरियत के लिए जो है वो सोच नहीं है, अहसास नहीं है, और ये वैसी ही एक पार्टी है जैसे माजी में ये थे। और सवाए इसके कि गुफ्तगू करके आसमा शिराजी जैसे डेमोक्रेट्स को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और इस तरह के और जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं। अच्छा खुर्रम साहब, जी बिल्कुल खुर्रम साहब, अब फवाद साहब ने तो कह दिया कि आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, आइडियलिज्म के शिकार लोगों को, लेकिन ये मरियम वाले सवाल के ऊपर आप जरूर रिस्पॉन्ड करें क्योंकि ये सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद है। साफ और सीधा जवाब है
कि इस फाशिस्ट हुकूमत ने कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया है, जो हमारी पार्टी के सदर थे। इस फाशिस्ट हुकूमत ने सूबाई असेंबली में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे उनको जेल में डाल दिया है। जब आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और हमारी पार्टी के सदर को जेल में डाल देंगे तो फिर उसकी जगह कोई क़यादत उठेगी, और क़यादत जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब जब मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया उस नाइंसाफी के फैसले से, तो किसी शरीफ खानदान में से तो किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया था, शाहिद अब्बासी को बनाया गया था, और वो डिजर्व करते थे, उन्होंने साबित किया वो डिजर्व करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो अंदरूनी गुफ्तगू है, मैं इस पर हैरान हूं कि आजकल पीटीआई जो है वो उनको मुझसे ज्यादा मालूम है, और मुस्लिम लीग नून वालों से ज्यादा मालूम है कि मुस्लिम लीग नून में क्या हो रहा है और पीपल्स पार्टी में क्या हो रहा है। इशू यही है, मैं फिर दोहरा देता हूं कि हमारे माजी में बहुत सारे सौदेबाजियां हैं। हमने ये सब आप ये कहना चाहते हैं कि असल में तो आपके लीडर हम जो खाकान अब्बासी हैं, मरियम नहीं है, बाहर आकर तब्दील करेंगे इस इशू को, क्योंकि ये भी इशू है कि जो हाइब्रिड बेजोड़ अज्जा का मेरा सवाल है। अच्छा, इसकी खुरम साहब, ये सवाल मेरे ज़हन में भी आ रहा था, मगर हाकमियत का जो जनाजा है, एक सवाल उसको कंधा दिया हुआ है, वो ज्यादा देर कंधा नहीं दे सकते। अच्छा खुरम साहब, ये सवाल फवाद साहब कह रहे हैं कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी, फिर इसका मतलब है कि आप कैसे लीडर है, मरियम नहीं है? जी, मरियम बीबी पार्टी का एक असासा है, लेकिन पार्टी की क़यादत इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी फरमा रहे हैं। वो हमारे सियासी जलसों में वो हेडलाइन करती हैं, लेकिन जो पार्टी के फैसले हैं वो अल्टीमेटली शाहिद अब्बासी साहब करते हैं, या मियां नवाज शरीफ से वो कंसल्ट करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब जब एक्सेसिबल हो। अब ये भी तो एक नई कहानी है ना जी, इतनी फाशिस्ट हुकूमत है कि शहबाज शरीफ को मिलने पर पाबंदी है, कोई जा नहीं सकता सवाए खानदान के, और वो ये इन्होंने जो है वो बिलावल साहब को इजाजत दे दी कि अच्छा जी ठीक है, वो पार्टी के कुछ है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, बिलावल साहब को कैसे इजाजत दी वैसे? हाँ। किसी भी उनकी पार्टी के जो रुकन को। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद मैं फवाद साहब से पूछूंगी कि पीटीआई में भी कोई जमहूरियत है या नहीं है। अपोजिशन में तो हम कहते हैं कि नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन पीटीआई में कितनी है, इस पे भी सवाल करेंगे, और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी कि अगले 4 महीने का नक्शा कम से कम हमारे 2 जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके जहन में क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुरम साहब, एक तो जाहिर है कि ये सवाल अपनी जगह पे अहम है कि इस जो लॉन्ग मार्च होगा इसको लीड कौन, जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान की बात आ रही है, दूसरी तरफ थ्रेट अलर्ट भी आ गया उनके लिए, जो कि आज शेख रशीद साहब ने मीडिया को बताया है। ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन होगा कि आप लॉन्ग मार्च को कंडक्ट कर पाएं, और क्या फिर भी अपोजिशन जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी? जी इंशाल्लाह, ये थ्रेट अलर्ट्स हुकूमतें जारी करती हैं, ये पुरानी कहानियां हैं, वही कागज नए नामों से जारी कर दिए जाते हैं। जो ये पीडीएम ने अपनी तहरीक शुरू की है, सोच समझ कर शुरू की है। 20 सितंबर को फिर एलानिया आया, फिर 17 नवंबर को हमने मिसाक पाकिस्तान पेश किया, फिर ऐलान लाहौर हुआ है 14 दिसंबर को। तो हमने तो सोच समझ कर बात कर रहे हैं, लेकिन इशू ये है जी कि बार बार जमहूरियत का जिक्र हो रहा है। अब एक ऐसी हुकूमत हमारे सामने है जहां वजारत खजाना और तिजारत और सेहत और पेट्रोलियम और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इंतजामी इस्लाहात, उन सब में गैर मुंतखब मुशीर बैठे हुए हैं, जिनको अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया कि जी आप, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये ऐसी ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप अली वजीर को तो लगा देते हैं हथकड़ियां, लेकिन एहसानुल एहसान गायब हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। इस हुकूमत को जवाब देना है। हुकूमत अभी तक जवाब नहीं दे सकी कि ताहिर दावड़ को कौन उठाकर ले गया इस्लामाबाद से, या ये अजीब जमहूरियत है कि वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे नहीं मालूम कौन उठाकर ले जाता है इस्लामाबाद से लोगों को, मतीउल्लाह जान को कौन ले गया, और फिर उसके बाद साजिद गोंदल को कौन ले गया, और ताहिर दावड़ को कौन ले गया। मुझे सिर्फ ये पता है कि जी मैं जब नोटिस लेता हूं तो वो वापस आ जाते हैं। लेकिन खुरम साहब, उसके ये सारी सूरत हाल के बावजूद, ऐसी सिचुएशन है, सारी सूरत हाल के बावजूद यही तो सवाल है कि फिर लॉन्ग मार्च कैसे कामयाब होगा। हुकूमत ना सिर्फ मजबूत है बल्कि जाहिर है कि उसके साथ सारे इदारे खड़े हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकता है? जी ये लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह कामयाब होगा, क्योंकि जब भी अवाम की एक बड़ी तादाद जो है हुकूमत के खिलाफ खड़ी होती है
तो जब अगर तो वो हमने देखा जिस तरह माजी में आपने बार बार इसका जिक्र किया कि उनको मावराए आइन जो है सपोर्ट हासिल थी, इस दफा नहीं होगी। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब खुलने जा रहा है कि 11 जमातों ने, जिसमें मजहबी जमातें शामिल हैं, जिसमें कौम परस्त जमातें शामिल हैं, जिनमें मेन स्ट्रीम पार्टीज शामिल हैं, वो सब मिलकर उन्होंने ये फैसला किया है कि हमने आइन की अमलदारी करनी है। और उस अमलदारी के रास्ते में ये जो बेजोड़ अज्जा का मजमुआ हुकूमत है, आप जिसे खुदा जाने आप किस तरह से मजबूत कहती हैं, क्योंकि रेजर थिन मेजॉरिटीज हैं कौमी असेंबली में भी, वो तो कौमी असेंबली में है ना, मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान में ताकत का मरकज कौन है, कहाँ होता है, होगा, उसका इजहार होगा, फिर आप देखेंगे कि ये मेजॉरिटीज जो हैं उनको चंद मिनट लगेंगे हवा में तहलील होते। अच्छा फवाद साहब, ये एक तो जाहिर है कि जो ताकत का मरकज है उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। आप लाख कहें कि लाखों नहीं आएंगे, हजारों आके इस्लामाबाद बैठ जाए, जिस बयानिए के साथ वो आ रहे हैं, जिस तरह की बात होगी, तो आपके ख्याल में हुकूमत पे चले ना प्रेशर हो, ताकत के मराकज पे तो प्रेशर बढ़ेगा ना सर, फिर क्या होगा? अच्छा, पहली बात तो जिस तरह से मैं आगे पहले अर्ज कर रहा था कि एक मुसलसल झूठों की गिरदान है जो PMLN के नुमाइंदों की तरफ से आती है। मसला भी आप देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब किस तरह बात कर रहे थे मिसिंग पर्सन्स के ऊपर और लोगों के ऊपर, और अगर आप तारीख उठा के देखेंगी तो यू विल रियलाइज कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पाकिस्तानी जिनको आप मिसिंग पर्सन्स कहते हैं वो किसी और के दौर में नहीं थे, वो उस वक्त थे जब खुर्रम दस्तगीर साहब डिफेंस मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। दैट वाज द वर्स्ट टाइम फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मिसिंग पर्सन्स। दूसरी बात जो इन्होंने बात की कि लोग बाहर से आगे लग जाते हैं, बिल्कुल गलत बात की है, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अलग फर्क वक्त में थे और मैं तकरीबन आप जरा बात मुकम्मल कर लेना, बाहर से आकर को तो आप छोड़ दीजिए, आपके दौर में 19 लोग तो आपकी अपनी फैमिली के लोग लग गए थे, बाकियों को तो छोड़ ही दे, और किसी और ने नहीं। कैप्टन सफदर साहब ने असेंबली में तकरीर की थी और कहा था कि मुल्क फवाद हसन फवाद चला रहा है। ये आपकी ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक था और ये आपकी बाहर के अनइलेक्टेड लोगों की हुकूमत का ताल्लुक था। और जो अगर आप उठा के देखिएगा और आपको फिर शर्मिंदगी होगी कि कैबिनेट की मीटिंग्स तक नहीं होती थी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे मुस्तफा एम्पैक्स केस नहीं दिया और कहा, फोर्स किया प्राइम मिनिस्टर को कि नहीं आप कैबिनेट मीटिंग करें। आप कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते। होनी चाहिए जिन्होंने 106 रुपए पे बनी गाला को रेगुलराइज करा लिया और जिनकी 100 स्क्वायर फुट की झोपड़ियां थी उनको 106 रुपए फी स्क्वायर फुट की इजाजत नहीं। शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए जिनकी वजह से मुल्क में पिछले 16 महीने से एशियाई खुर्दोनोश की महंगाई ने आवाम के गले काट दी। जवाब ले लेते, जवाब ले लेते, मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। शर्मिंदगी होनी चाहिए। फवाद साहब, अब थोड़ा जरा एक मिनट में पहले बात मुकम्मल कर दूं। खुर्रम को कोई लॉजिक वगैरह दें, फौरी तौर पे उनके पेट में मरूर उठ गए हैं जो बातें सुन के। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए कोई हक ही नहीं पहुंचता आपको महंगाई के ऊपर बात करने का। इस मुल्क की मईशत की पेट में मरोड़ इसलिए उठ रहे हैं अवाम का पेट खाली है, वो आटा ना खरीद सकते हैं, ना चीनी खरीद सकते हैं, ना घी खरीद सकते हैं, ना अपने बच्चों के लिए दाल। खुर्रम साहब मैं आपके पास आ जाती हूँ, जवाब मुकम्मल हो जाए सर। है पूरे अगले 4 महीने फवाद साहब आपको कैसे नजर आते हैं? आप एक बहुत रियलिस्ट पॉलिटिशियन हैं। जी जी। पहली बात यह है कि ये उस हुकूमत के कॉमर्स मिनिस्टर थे जहां पे तेल मुल्क में नापैद हो गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को अपना गैर मुल्की दौरा खत्म करना पड़ा क्योंकि मुल्क में तेल नहीं था। गैस 4 साल मिलती नहीं थी और इसलिए नहीं मिल रही थी कि ये सारे लोग जो अभी आपने ये बात कर रहे थे, अभी आपने नदीम बाबर साहब की बेइज्जती देखी है जो हुई है उस दिन। अभी बात यह है कि जब नदीम बाबर साहब ने एतराफ किया है कि मुस्लिम लीग नून ने गैस लाकर देखिए एतराफ किया कि हमने दुनिया के बेहतरीन मोस्ट एफिशिएंट जो है LNG बेस्ड पावर प्लांट। अच्छा, ये स्काइप पे दोनों की आवाज गुडमूड हो जाएगी, कोई बात किसी को नहीं जाएगी। को पुरअमन करके आपके हवाले किया जिसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। खुर्रम साहब चूंकि स्काइप पे है दोनों, आवाज नहीं जाएगी। फाइनल वर्ड्स आप फवाद साहब, अगले 4 महीने हुकूमत कैसे निपटेगी उस प्रेशर से? सर एग्जैक्टली, मैं इसीलिए बात नहीं करता। खुर्रम दस्तगीर साहब घबरा जाते हैं, फौरी तौर के ऊपर दरमियान में जंप लगा देते हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर उससे बात समझ नहीं आती। तो पहली बात तो यह है कि हमें ऐसे लेक्चर ना दिया करे, बल्कि अगर थोड़ी बहुत भी गैरत हो तो 6-8 महीने अभी टीवी पे ना आया करे ताकि लोग आपकी शक्लें भूलें
और लोगों को आपकी कारकर्दगी याद ना आए, जो आपकी शक्ल देख के दोबारा याद आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात जी, 4 महीने में सारे अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करेंगे। सेनेट के इलेक्शंस में हमारी कोशिश ये है, और अब भी है, कि हम एक ऐसा निजाम बना सकें जिसमें सेनेट के वोट ना बिके। हम जो फैंड की बात करते हैं या ओपन वोट की बात करते हैं या ट्रेसेबल वोट की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि पार्टीज के लोग ना बिके, और हुकूमत तो बेहतर पोजीशन में होती है मनूवर करने की। हमने तो ये इमरान खान की हुकूमत है जो कह रही है कि आइए इसको शफाफ बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अपोजिशन से बात करेंगे, आप कर रहे हैं, उसके लिए आप इंगेज करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पड़ी हुई है, वहां पे जो कमेटी है वहां पे आए और बात करें। खुरम साहब, आप तो पार्लियामेंट नहीं आ रहे और ना ही कोई सेशन है आइंदा चंद दिनों में। उनको छुपानी चाहिए जिन्होंने पार्लियामान पर ताले लगा दिए हैं, शक्ल उनको छुपानी चाहिए जिन्होंने जमहूरी निजाम को जमूद का शिकार कर दिया है, शर्म और मुंह उनको छुपाना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने हाकिमियत को मफलूज कर दिया है, जिन्होंने मीडिया को अंगूठे की तरह पाकिस्तान के अवाम को भूखा, बदहाल और बेरोजगार। टाइम खत्म हो गया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल पाकिस्तान के सियासतदानों को गुफ्तगू करनी होगी एक दूसरों के साथ, वो लॉन्ग मार्च से पहले हो या लॉन्ग मार्च के बाद हो, लेकिन आपस में बैठना पड़ेगा क्योंकि यही हर मसले का हल है। वो खुद तय कर ले अपोजिशन और हुकूमत कि कब बैठना है और कब नहीं बैठना, और जाहिर है कि हुकूमत को ही ये मामला तय करने होंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।